नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका और रूस के बीच रियाद में बातचीत हुई। शीर्ष अमेरिकी और रूसी राजनयिकों ने सऊदी अरब में उच्च स्तरीय जांच शांति वार्ता की। वार्ता का मकसद यूक्रेन में लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करना और अमेरिका रूस के बीच तनावपूर्ण संबंधों को फिर से सुधारना है। बैठक में रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हुए। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्च और पश्चिम एशिया के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बैठक में मौजूद रहे। यूक्रेन को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जिस पर यूरोप की ओर से फिक्र जाहिर की गई है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी की हर बात के उलट काम कर रहे हैं? ऐसा क्या जानबूझकर कर रहे हैं? इस पर वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ ने कहा है कि डीसी में मोदी ने 2 बातें कही जो रियाद में यूक्रेन पर अमेरिकी रूसी वार्ता को देखते हुए विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार कोशिश की है कि बातचीत वहीं हो जहां दोनों पक्ष मौजूद हों, तभी हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। और दूसरी बात कही कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयास में मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हालांकि अमेरिका ने रूस के साथ रियाद में बैठक की है और यूक्रेन को दूर रखा है। इस पर पत्रकार सिद्धार्थ ने कहा, तो बिना किसी यूक्रेनी प्रतिनिधि की मौजूदगी के यूक्रेन युद्ध के बारे में अमेरिका द्वारा रूस से बात करने पर मोदी की अब क्या पोजीशन है? रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने रियाद में बैठक के बाद कहा कि दोनों पक्ष सैद्धांतिक रूप से कई विषयों पर सहमत हैं। उनमें डिप्लोमेटिक स्टाफ को बहाल करना, यूक्रेन पर निरंतर वार्ता के लिए एक प्रक्रिया शुरू करना और पुतिन ट्रंप की बैठक के लिए आधार तय करना शामिल था। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बातचीत उपयोगी और रचनात्मक रही। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के बारे में बातचीत यूक्रेन के बिना हो रही है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने वार्ता के बाद सऊदी अरब की एक प्लान्ड यात्रा रद्द कर दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आज रियाद में अमेरिका और रूस के बीच बैठक की निंदा की और कहा कि किसी भी निष्पक्ष वार्ता में यूक्रेन और यूरोपीय हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। कतर में पूर्व नौसैनिक अफसर के जेल में बंद होने के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय बोला है। काउंसलर, पासपोर्ट, वीजा और ओवरसीज इंडियन अफेयर्स सचिव अरुण कुमार चैटर्जी ने कहा कि उनका मामला अभी कतर की एक स्थानीय कोर्ट में विचाराधीन है और प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अमीर और उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना की है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कतर की जेलों में इस समय 600 भारतीय नागरिक बंद हैं और समय समय पर उन्हें रिहा किया गया है। साल 2024 में इसी तरह 85 नागरिकों को माफी देकर रिहा किया गया। बता दें, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की इस समय भारत की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच 2 समझौते और 5 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को एक विशेष छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत ये कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक अपने कार्यस्थलों और स्कूलों से शाम 4 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं। हालांकि यदि किसी कर्मचारी के काम में अधिक व्यस्तता हो तो उन्हें कार्यालय में रुकने का निर्देश भी दिया गया है। ये आदेश तेलंगाना की मुख्य सचिव शांति कुमारी द्वारा जारी किया गया है। बता दें, इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रमजान पर यही आदेश जारी किया था। मालूम हो कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी भी सरकार में शामिल है और मुख्यमंत्री नायडू के समर्थन से मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना पर सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन आंध्र प्रदेश पर चुप है। और ना खबरें हैं, तेलंगाना पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पी मुरलीधरन राव ने कहा कि वो समाज के एक वर्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहना था कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए दी जा रही छूट अन्य धार्मिक त्योहारों जैसे नवरात्रे या जैन त्योहारों के समय नहीं दी गई, जो इसे धार्मिक प्रथाओं का सम्मान नहीं है बल्कि वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ मेले में कथित कुप्रबंधन के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीवीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि आम लोगों को वहां भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ममता ने कहा कि महाकुंभ अब मृत्युकुंभ में बदल चुका है। ममता बनर्जी के महाकुंभ की टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता के शर्मा ने कहा कि जिस तरह इंडिया गठबंधन के लोग कुंभ पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, इस तरह का बयान लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचा रहा है।
बीजेपी इस तरह के बयानों की घोर भर्त्सना करती है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण कुंभ स्नान के लिए मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं और उन्हें संभालना अपने आप में बड़ा काम है और किसी भी सरकार के लिए मुश्किल चुनौती है। मुझे लगता है कि योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। मैं सभी नेताओं से बयानों में संयम बरतने की अपील करता हूँ। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को राष्ट्रपति से इसके लिए निवेदन किया था। मंत्रालय ने कहा था कि ईडी से मिली सामग्री के आधार पर इस मामले में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं, इसीलिए कोर्ट में केस चलाए जाने की मंजूरी मांगी गई थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये केस चलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की सरकार है और अब इसमें रार खुलकर सामने आ गई है। हालांकि रार तो चुनाव के बाद से ही खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन अब फडणवीस ने शिंदे गुट के 25 वर्तमान और पूर्व विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी है। सरकार के इस फैसले से शिवसेना के नेता काफी नाराज हैं। शिवसेना का कहना है कि फडणवीस सरकार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। शिंदे गुट का कहना है कि फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार उनको अलग थलग कर रही है। शिवसेना के कुछ नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। शिंदे गुट को इस बात से भी खासा आपत्ति है कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सीएम फडणवीस ने अपने पास ही रख ली है। वहीं बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई कैबिनेट की कई बैठकों से एकनाथ शिंदे नदारद रहे, जबकि शिवसेना के 2 मंत्री भी गार्जियन मिनिस्टरशिप को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और महाकुंभ जाने वाले लोगों की मौतों के मामले में लगातार रेल मंत्री और मोदी को घेर रही है। अब कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि रेल मंत्री और उनके अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई तो रेल मंत्री ने कहा कि सब कंट्रोल में है। रेलवे अधिकारी ने कहा कि स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई, सिर्फ अफवाह है। लेकिन अब आरपीएफ की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ हुई। कांग्रेस ने कहा है कि साफ है रेल मंत्री और उनके अधिकारी हादसे के दिन झूठ बोलकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे थे। रेल मंत्री अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें। कांग्रेस ने लिखा है कि देश से झूठ बोल रहे थे रेल मंत्री, पकड़े गए। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जो पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि प्रयागराज के घाटों पर पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पानी में फीकल कोलिफॉर्म का स्तर बेहद अधिक पाया गया। ये बैक्टीरिया आमतौर पर सीवेज प्रदूषण का संकेत देता है और इसका अधिक मात्रा में पाया जाना पानी की अशुद्धता दिखाता है। एनजीटी की बेंच, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल थे, उन्होंने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई। अब जब पानी इतना खराब है कि इससे त्वचा संक्रमण, पेट की बीमारियां और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि जब महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, तो पानी की सफाई को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, जबकि दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि उन्हें गांव के स्कूलों में पढ़ना चाहिए जहां उचित सुविधाएं भी नहीं। यही उनका दोहरा मापदंड है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे की ओर से अंग्रेजी को सदन की कार्यवाही में शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उन्हें कठमुल्ला और मौलवी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। आज सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं, जबकि दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि उन्हें गांव के स्कूलों में पढ़ना चाहिए, यहाँ उचित सुविधाएं भी नहीं है।
इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि योगी कह रहे हैं कि गांव के स्कूलों में संसाधन नहीं है। वो विधानसभा में खड़े होकर खुद ये मान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के हालात बहुत खराब हैं, वहाँ संसाधन नहीं है। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना शिक्षक हैं, ना संसाधन है और ना पढ़ने का बेहतर माहौल। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर पेश कर रहे हैं। अनजाने में सच सामने आ गया। ये वो स्याह सच है जो बीजेपी सरकार के नकारेपन को उजागर करता है। कांग्रेस ने कहा कि सीएम योगी से बस इतना कहना है कि जब आपने सच कबूल ही कर लिया है तो गांवों में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कीजिए। कब तक खोखले प्रचार के दम पर सरकार चलाएंगे? बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। इस दौरान सपा विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। बजट सत्र के पहले दिन सपा के सदस्यों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सपा के विधायक अतुल प्रधान गले में जंजीर डालकर सदन पहुंचे। वहीं एक और विधायक साइकिल पर अस्थि कलश लेकर सदन में आए। सपा विधायक अतुल प्रधान हाथ में हथकड़ी और गले में बीड़िया डालकर सदन पहुंचे। अतुल प्रधान ने कहा कि अमेरिका में जिस तरह से भारतीयों को जंजीर से बांधकर भेजा गया है, उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। इसी को लेकर हम विरोध जताने आए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज की एक टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उदित राज ने कहा कि कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। बसपा की प्रमुख मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा है, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। अब इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बसपा चीफ के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यूपी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आकाश आनंद ने कहा है कि यूपी पुलिस 24 घंटे में कार्रवाई करे, नहीं तो बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। वहीं मायावती ने भी इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। लगभग 1 साल तक चुनाव आयुक्त रहने के बाद अब ज्ञानेश कुमार को सोमवार रात को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने कहा है कि आधी रात का तख्ता पलट, कैसे मोदी शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कब्जा किया। कांग्रेस ने नंबर्स में बताया है कि मोदी शाह ने क्या किया और क्यों किया। कांग्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल हों। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश है। मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया, जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की, जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी। खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। विपक्ष के नेता ने स्थगन की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया, लेकिन मोदी शाह ने राहुल गांधी के विरोध को खारिज कर दिया, जिनके पास समिति में बहुमत था। एक चौंकाने वाले कदम में सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बताया है कि ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, उनको 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया, जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात को नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़ी चुनावी तख्तापलट को अंजाम दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। बता दें, चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने चुनाव पर अपनी असहमति दी थी। अब उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक में मैंने अपने असहमति नोट्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सौंपे हैं। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे अहम पक्ष यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया कार्यपालिका के दखल से आजाद हो। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए और सीजेआई को कमेटी से हटाते हुए मोदी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं की चिंताएं बढ़ाती हैं। राहुल गांधी ने सोमवार की आधी रात को नए सीईसी के नाम पर मोहर लगाए जाने को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री
दोनों के लिए अपमानजनक और विनाशकारी बताते हुए सवाल उठाया कि जब 40 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो क्यों इतनी जल्दबाजी की गई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारी जीत हासिल की है। बीजेपी ने नगर पालिका की 65 सीटों में से 60 सीटों पर तो कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। हालांकि गुजरात की देवभूमि कहे जाने वाले द्वारका के सलाया नगर पालिका में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका है। कांग्रेस को 15 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी को 13 सीटें मिली। वहीं मंगरोल नगर पालिका में 9 वार्डों की 36 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों को 1-1 सीट हासिल हुई, जबकि बसपा ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि कई नगर पालिकाओं में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एक तरह से उसका सफाया हो गया। वहीं सलाया में बीजेपी के सफाए और कांग्रेस की जीत के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हम बीजेपी को गुजरात में हराएंगे, हम इसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में हारने के बाद देवभूमि द्वारका की सलाया नगर पालिका में भी बीजेपी का सूफड़ा साफ कर दिया है। एक भी सीट नहीं जीत पाई है। गुजरात के राजकोट से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ गायनेक हॉस्पिटल में महिला मरीजों के चेकअप के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर बेचे जाने की कांड का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बताया है कि प्रसूति के 2100 प्लस वीडियोस, अल्ट्रासाउंड के 1100 प्लस वीडियोस, सर्जरी के 120 प्लस वीडियोस, बच्चे के जन्म के 50 प्लस वीडियोस, रेक्टल एग्जामिनेशन के 110 प्लस वीडियोस, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के 20 प्लस वीडियोस समेत कई अन्य सारे कैटेगरी के वीडियोस टेलीग्राम पर डाले गए। टेलीग्राम वीडियो डाउनलोड करने का चार्ज 8 से 10 हजार तक रखा गया। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए सब्सक्रिप्शन के साथ मेंबरशिप रखी गई। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखे। उनका कहना है कि महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बेचे जाने के नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री का कोई निवेदन सामने नहीं आया। वहीं बताया जा रहा है कि राजकोट साइबर क्राइम पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। टीम डॉक्टरों सहित पूरे अस्पताल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणबीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। ये मामला यूट्यूब के एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़ा है। रणबीर ने यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस पर विवाद शुरू हो गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.